वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारतवासी चैनल समर्पित है वीर क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीरांगनाओं, बाल क्रांतिकारियों, प्रतापी योद्धाओं, पुण्य आत्माओं को, जिन्होंने भारत माँ की आज़ादी के लिए यातनाएं झेली, पवित्र बलिदान दिए, फांसी के फंदे चूमे। आज का विशेष एपिसोड समर्पित है दृष्टिहीन कन्याओं को। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर, ग्वालियर में समाज के लोगों ने उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत करते हुए दृष्टिहीन कन्याओं के लिए सन 2002 में आवासीय विद्यालय की स्थापना की। विद्यालय पूर्ण रूप से स्वावित्त पोषित है, जो कि समाज के सहयोग से ही गतिमान है। विद्यालय का नाम आत्मज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय, जो कि ग्वालियर में बंगला नंबर 25 गोला का मंदिर काली ब्रिज रोड पर स्थापित है। दिव्यांग होना कोई अभिशाप नहीं है। समाज के लोगों ने दृष्टिहीन कन्याओं के लिए आवास, भोजन, विद्यालय शिक्षा के साथ साथ संगीत, नृत्य, खेलकूद, कंप्यूटर शिक्षा, भोजन तैयार करना यानी पूर्ण रूप से स्वावलंबी बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पांचों इंद्रियों का नहीं मिला है साथ, फिर भी जिंदगी ने मानी नहीं हार। भगवान ने जितना दिया उसमें मानो आभार, जीवन में हमेशा बढ़ो यही इसका सार। दृष्टि नहीं मिली तो क्या हुआ, दृष्टि नहीं मिली तो क्या हुआ, चलना फिरना बोलना तो नसीब हुआ। हाथों के स्पर्श से हम हर काम कर लेंगे, जी भर के ज़िंदगी के मज़े लूट लेंगे। हाथों के स्पर्श से हम हर काम कर लेंगे, जी भर के ज़िंदगी के मज़े लूट लेंगे, जी भर के ज़िंदगी के मज़े लूट लेंगे, जी भर के ज़िंदगी के मज़े लूट लेंगे। हमारा सौभाग्य कि ग्वालियर प्रवास के समय हमें ग्वालियर के प्रतिष्ठित सादगी के प्रतिमूर्ति विनम्र समाज सेवी डॉक्टर अरविंद मित्तल जी से भेंट हुई, जो कि जीवन के सुनहरी यादगार पलों में जुड़ गई। डॉक्टर अरविंद मित्तल जी आत्मज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय में सक्रिय रहते हैं। उनसे हमने विद्यालय के संदर्भ में बातचीत की। ईश्वर से प्रार्थना है कि विद्यालय निरंतर गतिमान रहे और ग्वालियर का यह सज्जन शक्ति का समूह जनमानस को ऐसे ही सेवा कार्यों के लिए प्रेरित करता रहे। भारतवर्ष का मध्य प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश राज्य का ग्वालियर शहर, ग्वालियर राजघराना, जो कि अपनी अनेक ऐतिहासिक विरासतों के लिए विश्वविख्यात है। ग्वालियर शहर में दृष्टिहीन कन्याओं के लिए एक विद्यालय चल रहा है, जिसका नाम है आत्मज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय। और यह विद्यालय पूर्ण रूपेण स्ववित्त पोषित संस्था है, जो कि पिछले लगभग 24 वर्षों से निरंतर चल रहा है। इसमें दृष्टिहीन कन्याओं को विद्यालय शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा, खेल कूद, सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान की जाती है, बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए। और हमारे साथ आज उपस्थित हैं हम भारतवासी चैनल के लिए डॉक्टर अरविंद मित्तल जी। डॉक्टर अरविंद मित्तल जी ग्वालियर के एक माने जाने चिकित्सक हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि डॉक्टर अरविंद मित्तल जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस विद्यालय को चलाने में, तो मैं डॉक्टर अरविंद मित्तल जी से निवेदन करूंगा। पहले आपका हम भारतवासी चैनल पर हम अभिनंदन करते हैं और पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि आत्मज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। धन्यवाद वाजवा साहब। आत्मज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय सन 2 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना श्रीमती शीला मोदी जी, जो इसकी संस्था की चेयरमैन हैं, उन्होंने जब ब्लाइंड गर्ल्स की दुर्दशा को देखा कि कुछ घरों में वो गईं कि जहाँ उनकी बच्चियाँ ब्लाइंड थी, उनकी ना ढंग से पालन पोषण हो रहा था, उनको दया का पात्र बना के रखा जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ मात्र दृष्टिहीन होने के कारण ये किसी भी दिशा में, किसी भी विधा में पारंगत नहीं हो पा रही हैं और दया का पात्र बनी हुई हैं, उपेक्षा का पात्र बनी हुई हैं, तो क्यों ना हम एक विद्यालय की स्थापना करके ऐसी दृष्टिबाधित कन्याओं को यहाँ रखें और उन्हें हर क्षेत्र में हम पारंगत करें, ताकि वो भी इस भारत की एक अच्छी नागरिक बन सकें, स्वावलंबी बन सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें, स्वयं की अपनी कोई नौकरी स्थापित कर सकें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ें, नृत्य संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ें।
उन्होंने सोचा कि अभी तक चाहे वो ब्लाइंड बॉयज हों या ब्लाइंड गर्ल्स हों, केवल नृत्य संगीत के अलावा किसी दिशा में ये ब्लाइंड लोगों को आगे नहीं किया जाता था। इस विचार को उन्होंने दिमाग में रखकर उन्होंने विद्यालय शुरू किया और मुझे ये कहते हुआ गर्व होता है कि आज हमारे विद्यालय की छात्राएं ऐसा कोई भी कार्य है जो एक साइटेड बच्चा कर सकता है लेकिन नहीं करता, कपड़े धोना, सिलाई कढ़ाई, खेल कूद, योगा, तलवार चलाना, लाठी चलाना, मार्शल आर्ट, गोला फेंक, लंबी कूद, लंबी दौड़, नृत्य, डांस, खेल कूद, पढ़ाई, खाना बनाना, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमारे विद्यालय की छात्राएं नहीं करती हैं और उनमें पारंगत हैं। और सबसे अच्छी बात है कि दृष्टिबाधित होने के बावजूद किसी भी हमारी छात्रा के अंदर, किसी भी विद्यालय की कन्या के अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मेरे अंदर एक कमी है। उन्होंने अपनी कमी को दूसरे विधाओं में अपने आप को पारंगत कर उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है, इसकी मिसाल आज पूरा ग्वालियर देखता है। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, ये सब सामान्य विद्यालय में जाती हैं। 5वीं क्लास तक की बच्चियों को विद्यालय में ही पढ़ाई की जाती है। 5वीं क्लास के ऊपर इन्हें सामान्य विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालय में, लक्ष्मीबाई स्कूल में, सरस्वती शिशु मंदिर में भेजा जाता है और वहाँ पे विद्यालय की छात्राएं सामान्य छात्रों के साथ में अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। और आपको मैं ये बताऊं कि मुझे बताते हुए गर्व होता है कि उन विद्यालयों में जो छात्र साइटेड हैं, जो अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनसे ज़्यादा मार्क्स ये हमारी दृष्टिबाधित छात्राएं लेके आती हैं। कभी भी ये 95%, 85%, 87% मार्क्स लेकर आती हैं और विद्यालय में और अपनी क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं। फिर चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो, 10th के या 12th के, उसमें भी ये अबव 85, 80, 90% मार्क्स लेकर आती हैं। और इस विद्यालय की बहुत सी छात्राएं विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद में महाविद्यालय में भी संगीत की, फिजियोथेरेपी की और दूसरे विषयों की पढ़ाई पूरी कर रही हैं। और पढ़ाई पूरी करने के बाद में बहुत सी छात्राओं ने आज नवोदय विद्यालय में और नेट की परीक्षा क्लियर करके दूसरे विद्यालयों में शिक्षक के रूप में भी काम कर रही हैं, रेलवे में काम कर रही हैं, बैंक में काम कर रही हैं। 2 छात्राएं ने फिजियोथेरेपिस्ट का डिप्लोमा करके अहमदाबाद में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट वो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे विद्यालय की छात्राएं नहीं करती हों। अभी सिमरन राठौर एक बच्ची नेशनल ब्लाइंड गर्ल्स स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम में शामिल हुई है और अभी उड़ीसा में वो फाइनल तक पहुंची और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नेशनल गोल बॉल चैंपियनशिप लगातार 3 बार से हमारे विद्यालय की छात्राएं जीतकर नेशनल चैंपियन बनी हुई हैं। ग्वालियर में विद्यालय और महाविद्यालय स्तर की जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें गीत में, संगीत में, नृत्य में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करती आई हैं। अभी 28 फरवरी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ग्वालियर की महिलाओं की डॉक्टर महिलाओं के साथ में इनका क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। वो 8-8 ओवर का मैच खेला गया था और उसमें हमारे विद्यालय की छात्राओं ने, जो कि 8 ओवर में जिन ग्वालियर की आईएमए की महिला विंग की डॉक्टर्स ने जितने रन बनाए वो रन उन्होंने केवल 5 ओवर में बना के विजय प्राप्त की। और इस तरह से कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां इन बड़ी डॉक्टर से उन्होंने मैच खेलकर जीत हासिल की। और ये एक बहुत ही गौरव और गर्व का विषय है जिसको कि हम बहुत लेकर खुश होते हैं। हर साल हम इनके 15 अगस्त, 26 जनवरी, वार्षिकोत्सव, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। स्पोर्ट्स डे में हम सारे गेम के कंपटीशन कराते हैं। 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, 50 मीटर की दौड़, बाधा दौड़, गोला फेंक, भाला फेंक, लंबी कूद और हैंड रेसलिंग। और हमारे विद्यालय की छात्राएं इसमें बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए
विजय प्राप्त करती हैं, और जो विजय प्राप्त करती हैं उनको वार्षिकोत्सव में सर्टिफिकेट और गिफ्ट भी दी जाती है। और जो वार्षिकोत्सव होता है उसमें ये अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, और जो भी ऑडियंस वो कार्यक्रम देखने आती है, हर कार्यक्रम के बाद खड़े होकर काफी देर तक तालियां बजा के उनका अभिवादन करके उत्साहवर्धन करती हैं। फिर चाहे वो योगा का प्रदर्शन हो, चाहे वो तलवारबाजी का प्रदर्शन हो, चाहे वो लाठी चलाने का प्रदर्शन हो, हर गेम में, हर उसमें ये पारंगत हासिल करती हैं। और हमारे विद्यालय की छात्राएं किसी भी छड़ी का चलने के लिए इस्तेमाल नहीं करती हैं। इन्होंने इतनी अपने आप में पारंगत हासिल कर ली है अपने हर कार्य के लिए। ये खुद अपने कपड़े धोती हैं, सुखाने जाती हैं, कपड़े लेकर आती हैं, और क्या मजाल कि कोई बच्ची किसी दूसरी छात्रा का कपड़े ले आए, आकर प्रेस करती हैं, रखती हैं। इनकी किसी तरह की इसमें ये काम के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। इनको खाना बनाना भी सिखाया जाता है, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, दाल बनाना, खिचड़ी बनाना, एवं कई तरह के व्यंजन, मंगोड़े बनाना, पकौड़े बनाना, मोमोज बनाना, ताकि शादी के बाद भी जो ये अपनी पारिवारिक जीवन में भी उसी पारंगत के साथ में ये कार्य कर सकें और उनके परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो। ये भी ध्यान रखा जाता है कि खेल कूद, पढ़ाई लिखाई के साथ में गृह कार्य में भी इनको दक्ष कर दिया जाए, जिससे कि इनका पारिवारिक जीवन भी सुगमता पूर्वक, सुखी पूर्वक ही अपने बिता सकें। और जो भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है उसके आधार पर इनको जो भी जॉब मिले वहाँ ये बहुत पारंगत से और अच्छे तरह से काम कर सकें। आज अफसार मुंबई रेलवे में एक क्लास 1 ऑफिसर पर काम कर रही है। ऐसी मतलब पढ़ाई पूरी करने के बाद में भी इनकी हमारी छात्राओं को कई जगह अच्छा जॉब मिला है। और जो बच्चियां उम्र में बड़ी हो जाती हैं उनकी शादी भी विद्यालय का परिवार मिलकर उनके करता है, और जितनी भी उनकी बेसिक आवश्यकताओं का सामान होता है वो भी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जाती है, ताकि इनके वैवाहिक जीवन में भी ये अपनी जिंदगी में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। डॉक्टर साहब, ये संस्था जैसे ये स्वावित्त पोषी संस्था है आपकी, आत्मज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय ग्वालियर, तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए अर्थ की बहुत आवश्यकता होती है। बिना अर्थ के कोई भी संस्था एक निरंतर दिशा में, निरंतर एक रफ्तार में नहीं चल पाती। तो अर्थ यानी कैसे फंड कैसे रेज होते हैं, किस प्रकार आप लोग उसको मैनेज करते हैं, क्योंकि और कितने लगभग इसमें कितनी बच्चियां हो आपके पास एवरेज रहती हैं, प्रति वर्ष कितनी बच्चियां रहती हैं, और कैसे फ़ंड को कैसे आप मैनेज करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा खासा खर्च है बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, उन्हें संगीत सिखाने का। निश्चित रूप से उसमें आपके पास टीचर भी होंगी जो उन्हें नृत्य सिखाती हैं, संगीत सिखाती हैं, खेल कूद है, क्रिकेट है, और तलवारबाजी है, लाठी चलाना। तो उन शिक्षिकाओं की कैसे आप वेतन पूरा करते हैं? शिक्षिकाओं को स्वाभाविक बात है बच्चे कभी बीमार होते हैं, उनका इलाज भी करना, उनके कपड़े वगैरह, तो सारा ये व्यवस्था, ये फंड कैसे रेज होता है, किस प्रकार से फंड को आप अरेंज करते हैं, अर्थ कैसे बंदोबस्त हो पाता है, किस प्रकार ये व्यवस्था हो पाती है? इस विद्यालय का भवन शासन की तरफ से लीज पर 99 साल के लिए इनको 1 रुपये साल के हिसाब से दिया गया है। इसके अलावा इनको किसी तरह की कोई शासकीय सहायता प्रदान नहीं होती है। ये संस्था पूरी तरह से डोनेशन पे, दान पर निर्भर रहती है। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो शिक्षक हैं जो खेल कूद सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं, नृत्य सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, ये सबको संस्था की ओर से ही उनका वेतन दिया जाता है। और ये वेतन लोगों के डोनेशन द्वारा संस्था को प्राप्त होता है। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है तो पूरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मैंने ली हुई है, कि न केवल छात्राओं की बल्कि पूरे विद्यालय के स्टाफ की और छात्राओं की। उनकी जितना भी कभी वो बीमार होती हैं, दवाई का खर्चा, उनकी जांचों का खर्चा, अगर कोई ज़्यादा बीमारी है, बड़ी बीमारी है जहाँ हमको लग रहा है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तो हम उनको प्राइवेट नर्सिंग होम में उनके इन्वेस्टिगेशन कराते हुए उनको भर्ती भी कराते हैं। और संस्था से हम 1 पैसे का भी उनसे पैसा नहीं लेते हैं, पूरा हम लोग उसको पूरा करते हैं। पूरी जिम्मेदारी मैंने उसकी ले रखी है। मैं
आज से करीब 15 साल पहले एक सेवक के तौर पर वहाँ की विद्यालयों की छात्राओं का स्वास्थ्य का परीक्षण करने गया था। और उसके बाद से जब मैं जुड़ा हुआ हूँ तो अब ऐसे बहुत सारे कार्य, कभी उनको यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है, कभी उनको जूते चप्पलों की ज़रूरत होती है, कभी सर्दियों में स्वेटर्स की ज़रूरत होती है। ऐसी कोई भी डिमांड जब आती है तो हम उसको सहज पूरा करते हैं। और बीच बीच में वहाँ पे उनके साथ में एज ए पिकनिक के तौर पे कभी हम चाट के ठेले लगवा के उनके साथ में मस्ती करते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर किसी तरह की कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए और वो अपना सामान्य जीवन सामान्य तरीके से जिएं और एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे। ये ऐसी भावना के साथ में कोई किसी तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपनी दृष्टिहीनता को लेकर उनके अंदर ना आए, ये पूरा विद्यालय का स्टाफ और सभी लोग तय करते हैं, ध्यान रखते हैं। और जहाँ तक खर्चों का सवाल है तो स्कूल की फीस है, संगीत विद्यालय की फीस है, शिक्षक आते हैं उनकी तनख्वाहें हैं, वो सब डोनेशन से इकट्ठी की जाती है। और बहुत खुशी की बात है कि कभी आर्थिक संकट आने पर पैसा ना हो जाने के कारण बहुत सारे काम रुकने की जो व्यवस्था आती है, तो जो रेगुलर डोनर हैं जब उनको फ़ोन करते हैं कि विद्यालय में इस तरह की समस्या आ रही है, हम बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज तक किसी भी डोनर ने इनकार नहीं किया और सारे कार्य सहज रूप से संपन्न हुए हैं। हम उन सभी दानदाताओं का बहुत आभार मानते हैं कि उनके आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक सहयोग के कारण आज हमारा विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। और ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे विद्यालय की छात्राएं जिसमें कि झंडे ना गाड़ती हों, जिसमें कि हमें उन पर गर्व ना होता हो। अभी वर्तमान में लगभग कितने आपके पास दृष्टिहीन कन्याएं होंगी जिनकी पूरी देख रेख, पूरी व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई की जैसे सारे कार्यक्रम है वोकेशनल और खेल कूद के, लगभग अभी आपके पास कितनी कन्याएं होंगी? वर्तमान में 45 कन्याएं हैं, पर जनरली ये संख्या थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती रहती है। 40 से लेकर 55 तक छात्राएं, कुछ छात्राएं पढ़ाई पूरी होने के बाद में चली जाती हैं, कुछ नई छात्राएं फिर एडमिशन ले लेती हैं और उनको ब्रेल लिपि से लेकर और खेल कूद से योगा, आसन, पढ़ाई, नृत्य, संगीत, हर चीज़ की शिक्षा उनको दी जाती है। इवन खाना बनाने की शिक्षा भी उनको दी जाती है। जो अभी आपका ये विद्यालय चल रहे हैं ग्वालियर में, तो इसमें जो दृष्टिहीन कन्याएं हैं ये ग्वालियर के आसपास के ज़िले की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, कि अन्य राज्यों से भी वहाँ पे कन्याएं आती हैं? किस प्रकार कन्याएं वहाँ पहुँचती हैं? अधिकतर कन्याएं ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। और ये भी बताते हुए मेरे को अफसोस होता है कि अधिकतर छात्राएं बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं, जो कि अपनी अगर वो उस परिवार में रह रही होती तो वो हमेशा दया का पात्र बनी होती, और उनकी निर्धनता के कारण वो किसी भी विद्यालय में ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती। और किसी भी छात्रा से हम एक नए पैसे का भी डोनेशन या फीस किसी भी रूप में नहीं लेते हैं। उनकी यूनिफॉर्म, उनकी स्कूल की फीस, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी दवाइयाँ, सब कुछ विद्यालय ही वहन करता है। किसी प्रकार का डोनेशन हमें शासकीय तौर पर नहीं मिलता है। जैसा कि मैं बताऊं कि मैं एक सेवक के तौर पे आज से 12-15 साल पहले वहाँ गया था विद्यालय की छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, और जब से मैं उनसे जुड़ा हूँ तो आज मैं इस विद्यालय का संरक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। चेयरमैन अभी भी शीला मोदी जी हैं, सेक्रेटरी श्रीमती चारू सेठ हैं, उपाध्यक्ष श्रीमती गायत्री नागौरी हैं। तो एक संस्था है, सब संस्था में सारी शिक्षिकाएं फीमेल हैं, जो की प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष हैं वो भी सब महिलाएं हैं। एक सेवक हूँ और सेवक के तौर पर वहाँ पर काम करता रहूँगा। जी, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से बात करके। एक बात और ध्यान में आई कि सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। स्वाभाविक बात है, दृष्टिहीन कन्याएं हैं तो 24 आवर उनकी सुरक्षा वहाँ बनी रहे। अब तो कैसे वहाँ पे उसकी व्यवस्था कैसे अपने बंदोबस्त किया हुआ है, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था रहती है कि कोई भी ऐसे समाज है, समाज में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं तो परंतु वो बच्चों किसी प्रकार की कोई कष्ट ना हो और
पूरे क्या कहते हैं सिक्योरिटी में, सुरक्षा में रहें वो। तो इसके लिए क्या आप लोगों ने कुछ विचार, किस प्रकार का इसकी व्यवस्था करते हैं? दिन के समय तो विद्यालय में आपके साथ में सारी शिक्षिकाएं रहती ही हैं। एक वार्डन, एक केयर टेकर, किचन में खाना बनाने वाली, सब महिलाएं वहां पर रहती हैं। और ये मुझे कहते हुए बहुत ही गर्व होता है कि वो सारी शिक्षिकाएं और सारी महिलाएं बच्चियों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं कि किसी बच्ची को किसी तरह कोई तकलीफ ना हो, किसी बच्ची ने नहाया है कि नहीं नहाया है, कपड़े बदले हैं कि नहीं बदले हैं, कोई ने खाना खाया है या नहीं खाया है। रात में भी वहाँ पे सब दरवाजों पे ताला लगा दिए जाते हैं और वार्डन और वहाँ की केयर टेकर 24 आवर वहाँ पे उपस्थित रहती हैं कि किसी तरह की कोई न्यूसेंस वहाँ ना हो पाए। और ये भी एक अच्छी बात है कि ये जो आत्मज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय है, मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर ही गोले के मंदिर का थाना है। वहाँ पुलिस का पूरा स्टाफ 24 आवर्स अवेलेबल रहता है और उनका पूरा सहयोग हमें आत्मज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय की सुरक्षा में हमें हमेशा से मिलता आया है। इसलिए किसी तरह की कोई परेशानी इन 20-22 साल में कभी नहीं हुई है, कोई न्यूसेंस नहीं हुआ है। और अगर कोई छात्रा ऐसा लगता है कि ये अनुशासनहीनता कर रही है तो उनके माता पिता को बुलाकर उनको समझाया जाता है और फिर भी अगर वो नहीं मानती है तो उसको विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता है। बहुत बहुत डॉक्टर साहब धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद मित्तल जी, आपका बहुत आभार अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत सुंदर वार्ता करके, और विशेष रूप से जो आत्मज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय ग्वालियर में आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, वास्तव में बहुत पुनीत कार्य है, बहुत पुनीत कार्य है, बहुत पुण्य कार्य है। और इसी प्रकार हमारा समाज, हमारे देश के लोग, हमारा पूरा समाज ऐसे लोगों के प्रति, समाज की ऐसी जिन्हें हम डिप्राइव्ड क्लास कहते हैं, उनकी ओर हम विशेष ध्यान दें ताकि वो भी समानता के साथ रहें, जैसे हमारी भारत की संस्कृति रही है। सब समान हैं, सब महान हैं, सबका सम्मान है। जय हिंद।